हेलो दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शुभम, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर। दोस्तों, आज हम आए हैं वैष्णो देवी धाम पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी धाम की यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप माता वैष्णो देवी मंदिर कैसे आए, माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के दौरान ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, और ये व्यवस्था आपको कहाँ कहाँ पर करनी होगी। माता वैष्णो देवी मंदिर आने से पहले आपको यात्रा पर्ची कहाँ से लेनी होगी और आप इसे ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के दौरान आपको क्या क्या व्यवस्था करके आना होगा और इस दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सारी बातें हम आपको वैष्णो देवी मंदिर की इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। तो इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की यात्रा को देश की सबसे पवित्र एंड कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। ये मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करके जाना होता है। कहते हैं कि भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर की एक खास कहानी है। कहते हैं कि जम्मू जिले के कटरा नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हंसाली नामक गांव था, जहां पर मां वैष्णो देवी जी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पूजन के दौरान उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। तब उन्हीं कन्याओं में से एक का वेश धारण करके माँ वैष्णो देवी जी भी श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गयी। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, लेकिन माँ वैष्णो देवी जी वहाँ पर रुककर श्रीधर से बोली कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए बुलावा दे आओ। इसके बाद श्रीधर कन्या की बात का मान रखते हुए आसपास के गांव में भोजन का बुलावा दे आते हैं। सभी गांव वालों को निमंत्रण देने के बाद जब वो घर लौट रहे होते हैं तो उनको रास्ते में गोरखनाथ जी और उनके शिष्य भैरवनाथ जी देखने को मिलते हैं। श्रीधर उन दोनों को भी भोजन के लिए निमंत्रण दे आते हैं। भोजन के निमंत्रण की बात सुनकर सभी गांववासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी कन्या है जो कि पूरे गांव को भोजन कराना चाहती हैं। इसके बाद सभी श्रीधर के घर पर खाने के लिए आते हैं। फिर कन्या के रूप में माँ वैष्णो देवी जी सभी को एक अलग तरह के पात्र में भोजन परोसने लगती हैं। जब वे भैरवनाथ के पास पहुँचती हैं तो भैरवनाथ खीर पूरी खाने से इनकार कर देते हैं और मांस मदिरा पान की इच्छा जताते हैं। तब माता वैष्णो देवी जी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अड़िग रहा। इसके बाद भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को जानकर माँ वैष्णो देवी जी रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर चली जाती हैं। त्रिकुट पर्वत पर जाकर वहाँ पर एक गुफा में माँ वैष्णो देवी जी भैरवनाथ से छिपकर 9 महीने तक रहती हैं और यहीं पर वो 9 महीने तक तपस्या भी करती हैं। इस गुफा को ही आज गर्भजून के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा इस गुफा को आदि कुमारी या फिर अर्धकुमारी नाम से भी जाना जाता है। आज भी इस गर्भजून गुफा का उतना ही महत्व है जितना कि पूरे भवन का रहता है। 9 महीने की तपस्या के बाद माता रानी जब गुफा से बाहर देवी के रूप में आई तो उन्होंने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस लौट जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ फिर भी नहीं माना। इसके बाद वैष्णो माता जी ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का संहार कर दिया। कहते हैं कि भैरवनाथ का कटा हुआ सिर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी पर गिरा था। माता रानी अच्छे से जानती थी कि भैरवनाथ मेरे हाथों से ही अपनी मृत्यु चाहता है, क्योंकि उन्हें एक श्राप मिला हुआ था जब उनकी वैष्णो देवी जी के हाथ से ही मृत्यु हुई। इस बात को जानते हुए माता रानी ने भैरवनाथ को एक वरदान दिया कि जो भी वक्त मेरी पूजा करने के लिए इस धाम पर आएगा वो तुम्हारी पूजा किए बिना वापस नहीं जाएगा। इस जगह को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के अंदर आपको देवी महाकाली दाएं ओर देखने को मिलती है, माँ सरस्वती जी बाएं ओर और महालक्ष्मी देवी बीच में पिंडी के रूप में दिखाई देती हैं। इन 3 पिंडियों को इस सम्मिलित रूप में वैष्णो देवी जी का रूप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अब यात्रा को शुरू करते हैं और अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप माता वैष्णो देवी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप माता वैष्णो देवी मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से जम्मू तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। एंड जम्मू पहुंचने के बाद आपको जम्मू से कटरा तक के लिए डायरेक्ट बसेस की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जिनके थ्रू आप जम्मू से कटरा तक जा सकते हैं। जम्मू से आपको AC एंड नॉन AC दोनों तरह की बसेस मिल जाती हैं, जिनका किराया नॉन AC बसेस का 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक रहता है एंड AC बसेस का 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का। जम्मू तवी से कटरा तक की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है, जिसे अगर आप बस से पूरी करते हैं तो आपको लगभग
3 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों कटरा से ही आपकी माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा की शुरुआत होती है, इसलिए मैंने आपको कटरा तक पहुंचने का तरीका ही बताया है। एंड दोस्तों अगर आप ट्रेन के थ्रू कटरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भारत के कई बड़े शहरों से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है SVDK, आपको इस रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी तरह से देखने को मिल जाती है। और ये रेलवे स्टेशन कटरा बस स्टैंड से यानी कि कटरा मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जिसे आप पैदल, ऑटो या फिर टैक्सी से पूरी कर सकते हैं। एंड अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक अपने शहर से आ सकते हैं। एंड जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप या तो कटरा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं या फिर आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी एंड बसेस के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप कटरा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं और आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1500 रुपए तक में 7 सीटर टैक्सी मिल जाएगी। एंड दोस्तों अगर आप फ्लाइट के थ्रू वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप पठानकोट एयरपोर्ट या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। ये दोनों एयरपोर्ट ही सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट हैं। आप पठानकोट या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से आप कटरा तक बसेस के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इन दोनों जगहों से थोड़े कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपको बस से आना है तो आप दिल्ली से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा बेटर रहता है। तो चलिए दोस्तों अब आप कटरा तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि कटरा में आपको ठहरने की व्यवस्था कैसे और कहां पर करनी होगी। दोस्तों होटल ठहरने के लिए आपको कटरा बस स्टैंड के आसपास में ही लेना चाहिए। आप अगर ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो आपको SVDK रेलवे स्टेशन के बाहर से ही काफ़ी सारे होटल के एजेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको होटल में ठहरने का ऑप्शन देंगे या फिर होटल में फ्रेश होने और लॉकर रूम की सुविधा अवेलेबल कराने के लिए आपको ऑप्शन देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आप कटरा बस स्टैंड के पास ही होटल लें अगर आप ठहरना चाहते हैं तो। अगर आप लॉकर रूम की सुविधा भी चाहते हैं तो आप वहीं पर जाकर लें, बिकॉज आपको यहाँ से पूरी यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और चढ़ाई भी आप यहीं से शुरू करेंगे तो आपको ईजिली पड़ेगा और शॉपिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं। दोस्तों आपको होटल कटरा बस स्टैंड के आसपास में 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के बीच में देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन होटल्स में ठहरते हैं तो आपको एक सुविधा होटल वाले और भी दे देते हैं। ये होटल वाले आपको बाणगंगा गेट तक ड्रॉप एंड पिकअप की सुविधा भी दे देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सुविधा सिर्फ दिन में ही रहती है, रात के समय में ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। और अगर आप केवल फ्रेश होना चाहते हैं एंड लॉकर रूम की सुविधा चाहते हैं तो आपको 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये सुविधा भी मिल जाएगी। एंड दोस्तों अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो ये प्राइस थोड़े और भी कम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ठहरने की व्यवस्था की बात हो गई है तो अब यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी ज़रूर। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपका नंबर कहीं भी बंद नहीं होगा, एंड अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो आपके सिम के जम्मू तवी से ही नेटवर्क बंद हो जाते हैं। ऐसे में आप या तो पोस्टपेड सिम अपने घर से ही लेकर आएँ या फिर आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से भी सिम परचेज कर सकते हैं, आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर से परचेज कर सकते हैं या फिर कटरा बस स्टैंड के पास से भी इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको वहाँ पर शुरुआत में 1-2 दुकानें देखने को मिल जाएगी जहाँ पर सिम की सुविधा मिलती है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। 350 रुपये चार्जेस रहते हैं एक सिम के और इसकी 28 दिन के लिए वैलिडिटी रहती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यात्रा कैसे की। दोस्तों होटल में मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद मैंने यात्रा शुरू करी। अब सबसे पहले मैं बस स्टैंड के पास में पहुंचा जहां पर यात्रा पर्ची का सेंटर था, जहां से वैष्णो देवी धाम की यात्रा की हमें यात्रा की पर्ची बनवानी होती है। इसे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। मैंने इस यात्रा पर्ची को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर पहले ही बनवा ली थी, जिसकी वजह से मुझे भीड़ के टाइम पर भी किसी भी तरह की ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब मैंने अपना नाम और अपने एड्रेस का पिन कोड बताकर अपना RFID कार्ड बनवाया। दोस्तों आपको यहाँ पर ये RFID कार्ड मिलेगा जिसको पहनकर हमें पूरी यात्रा करनी होती है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप इस यात्रा पर्ची को इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही बनवा कर आएं। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब RFID कार्ड लेकर मैं निकल पड़ा अपनी यात्रा की ओर। बस स्टैंड के सामने से ही ये रास्ता जाता है जो कि माता वैष्णो देवी धाम के शुरुआती गेट तक यानी कि बाणगंगा गेट तक जाता है। रास्ते में आपको कई सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी जहाँ से आप लाठी ले सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको लाठी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से लाठी ले लीजिए। 10 रुपये में आपको लाठी मिल जाती है। और दोस्तों आप यहाँ पर से प्रसाद भी ले सकते हैं।
एंड रास्ते में आपको काफ़ी सारे भोजनालय भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको बिना प्याज एंड लहसुन का खाना मिलता है। मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया एंड यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट आपको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की आएगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा बाणगंगा गेट के लिए, जहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। अगर आप बस स्टैंड से बाणगंगा गेट तक ऑटो से आना चाहते हैं तो आपको ऑटो वाले 150 रुपये से 200 रुपये तक में ड्रॉप कर देते हैं बाणगंगा गेट तक। मैंने ये 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय किया था। अब बाणगंगा गेट तक पहुंचकर आपकी और आपके लगेज की वहाँ पर चेकिंग होगी। अब दोस्तों यहाँ से माता वैष्णो देवी तक के भवन का रास्ता 12 किलोमीटर का रहता है, लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, ये रास्ता आपकी यात्रा का सबसे यादगार सफ़र बन जाता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि मंजिल मिलने के बाद का सफ़र कहाँ याद रहता है, याद रहता है तो मंजिल तक पहुँचने के रास्तों का सफ़र। थोड़ी ही दूर चलकर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, साथ ही काफ़ी सारी शॉप्स भी देखने को मिलेगी। लोग माता रानी के नाम का जाप करते हुए, गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिलती हैं। थोड़ी ही चढ़ाई चढ़कर आपको रास्ते में गुलशन कुमार जी की लंगर सेवा देखने को मिलती है, जहाँ पर सेवा भाव से डेली माता रानी के नाम का भोजन कराया जाता है। आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस रास्ते पर थोड़ी दूर चलकर पालकी एंड पोनी काउंटर देखने को मिलता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पालकी से जाना चाहता है तो आप यहाँ से पालकी की टिकट ले सकते हैं, जिसके प्राइस कुछ इस तरह से रहते हैं। भैया पालकी के क्या रेट है? 3150। 3150। हाँ जी, जाने आना जाना आने जाना 6300 है। एंड अगर आप पोनी या फिर खच्चर से जाना चाहते हैं तो उसकी भी टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसके प्राइस कुछ इस तरह से रहते हैं। तो दोस्तों ये किराया आपके भवन तक पहुंचने का किराया है। आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप अर्धकुंवारी तक ही पोनी या फिर पालकी के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके प्राइस आधे हो जाते हैं, यानी कि पोनी से अगर आप जाएंगे तो 650 रुपये तक हो जाएंगे और पालकी के रेट भी आधे हो जाते हैं। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है और आप पोनी के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसमें 100 रुपये आपके ऐड हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मुझे देखने को मिली बाणगंगा, जो कि पहला स्पॉट माना जाता है। बाणगंगा की एक खास कहानी है। कहते हैं कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए माता वैष्णो देवी जी ने बाण चलाकर गंगा जी को प्रकट किया था और यहीं पर पानी पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और दोस्तों एक खास कहानी और भी प्रसिद्ध है। बाणगंगा को बालगंगा नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहीं पर माता वैष्णो देवी जी ने अपने बाल को धोया था। यहाँ से थोड़ा दूर चलकर मुझे देखने को मिलता है बाणगंगा मंदिर। यहीं पर मैंने दर्शन किए और इससे थोड़ा दूर चलकर मुझे देखने को मिला बाथिंग घाट, जहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे। थोड़ी दूर चलकर मुझे ये मंदिर देखने को मिला, जो कि काफी सुंदर सा बना हुआ था। बाहर सरस्वती जी और हनुमान जी की प्रतिमा थी और अंदर भी काफी सारे भगवानों की प्रतिमा थी, जो कि काफी सुंदर भव्य मंदिर लग रहा था। और उसके बाद दोस्तों आपको रास्ते में चलते हुए हर तरह की सुविधा भी देखने को मिलती है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए शॉप्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। अगर आप यहाँ पर मसाज कराना चाहते हैं तो आपको रास्ते में मसाज कराने की सुविधा भी मिलती है। एंड मेडिकल शॉप्स हैं, टॉयलेट्स हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जिससे कि यात्रा करने में किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब थोड़ा और चलने के बाद दूसरा पड़ाव आता है चरण पादुका मंदिर का, जहाँ पर कहते हैं कि माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर भैरव जी को देखा था। इसी वजह से यहीं पर माता वैष्णो देवी जी के चरणों के निशान रह गए थे। मंदिर काफी भव्य बना हुआ है, जहाँ आपको माता वैष्णो देवी जी के साथ साथ और भी कई सारे भगवानों की प्रतिमा देखने को मिलती है, जिनके दर्शन करने के बाद आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। चरण पादुका मंदिर बाणगंगा गेट यानी कि एंट्री गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। दोस्तों रास्ते में अगर आपको अपने बच्चों के लिए वॉकर चाहिए तो आपको ये सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पर शॉप्स बनी हुई है वॉकर के लिए, जहाँ से आप इन वॉकर्स को रेंट पर ले सकते हैं। और दोस्तों इस रास्ते में आपको एक सीढ़ियों का रास्ता भी देखने को मिलता है, जिनके थ्रू आप भवन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट के लिए नहीं है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो ही आप इन सीढ़ियों का उपयोग करें, अदरवाइज नहीं करें तो बेटर होगा, बिकॉज सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी रहती हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। रास्ते में आपको जगह जगह पर श्राइन बोर्ड की तरफ से बने हुए भोजनालय भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते और अच्छे भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। चाय यहाँ पर आपको 8 रुपए में मिल जाती है
एंड कड़ी चावल और राजमा चावल आपको 45 रुपये तक में एक प्लेट के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर वाटर बोतल लेंगे तो 15 रुपये में आपको वाटर बोतल भी मिल जाती है। यहाँ पर आप अच्छे से अपना भोजन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर छोले भटूरे जैसे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा और आगे पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। एक रास्ता जो कि अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है जो कि 6.5 किलोमीटर लंबा है, एंड दूसरा रास्ता जो कि डायरेक्ट भवन तक जाता है, अर्धकुंवारी की तरफ से नहीं जाता है, और ये रास्ता 5.5 किलोमीटर का है। इस रास्ते को हिमकोटी मार्ग कहते हैं और जो अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है उसे हाथी माता मार्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अर्धकुंवारी होते हुए ही जाना चाहिए, बिकॉज रास्ता चाहे 1 किलोमीटर लंबा हो लेकिन आपको अर्धकुंवारी में भी मंदिर देखने को मिलता है जहाँ पर आप दर्शन जरूर करते हुए जाएं। रास्तों के नज़ारे भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये अर्धकुंवारी हम पहुंच चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं शाम का समय है, 4:30 बजे हैं शाम के। आप ये समय देख सकते हैं कि क्या खूबसूरती है आसपास की। सुंदरता काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर से आप आसपास का व्यू भी देख सकते हैं और यहीं पर एक प्रसिद्ध गुफा है जिसे गर्भजोन भी कहा जाता है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी जी ने इसी गुफा में 9 महीने तपस्या की थी। इस गर्भजोन की बहुत मान्यता है जहाँ पर लोग जरूर जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस गुफा में जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन का समय होना जरूर चाहिए, बिकॉज वेटिंग हर टाइम काफ़ी ज़्यादा रहती है। 24 से 36 घंटे की वेटिंग भी कभी कभी रहती है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम लेकर यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको इस गुफा में भी दर्शन करने हैं तो। एंड अगर आप इसकी टिकट लेना चाहते हैं यानी कि इसका कूपन लेना चाहते हैं तो आप इस जगह से फ्री में एंट्री कूपन यहाँ से ले सकते हैं। एंड उसके बाद अपने नंबर का वेट करके गुफा में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। काफ़ी भीड़ होने की वजह से और टाइम की काफ़ी पाबंदी होने की वजह से मैंने सिर्फ मंदिर में दर्शन किए और थोड़ा रेस्ट करने के बाद यात्रा शुरू की। वैसे अगर आप यहाँ पर नंबर लेकर रेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आपको होटल भी मिल जाते हैं। इनको आप ऑनलाइन बुक करके ही आएंगे तो बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। आप इसकी बुकिंग इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पर होटल की बुकिंग नहीं मिलती है या फिर डॉर्मेट्री की बुकिंग नहीं मिलती है और अगर आप फिर भी यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, आप बाहर रुकना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्लैंकेट भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ब्लैंकेट लेकर ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ब्लैंकेट मिल जाएंगे। ये 100 रुपये आपको जमा कराने होते हैं जब तक आप ब्लैंकेट अपने पास रखेंगे। तो जब आप ब्लैंकेट वापस करने जाएंगे तो आपको आपके 100 रुपये वापस मिल जाते हैं और वही नोट भी वापस मिलता है जो कि आपने दिया था। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अकेले हैं तो आपको कम से कम 2 ब्लैंकेट तो लेने होते ही हैं। कम से कम आप यहाँ पर से 2 ब्लैंकेट ले सकते हैं और आप सिर्फ इन्हें इवनिंग में ही ले सकते हैं और वापस जमा केवल आप सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच में ही यहाँ पर करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ऊपर की चढ़ाई करने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है जो कि पुराना रास्ता है, एंड एक ये रास्ता जो कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। अगर आप नए रास्ते से जाते हैं तो आपको पूरा रास्ता पूरी तरह से ढका हुआ मिलता है ऊपर से, जो कि लैंडस्लाइड होने से आपको सेफ रखता है। दोस्तों एक बात और मुझे यहाँ पर पहुंचकर जानने को मिली कि अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आपको अर्धकुंवारी से कुछ ही दूरी पर चलकर बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेटिंग से बचना चाहते हैं और अपनी टाइम की वेस्टिंग नहीं चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन ही बुक करके आएँ, जो कि आप इस वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक इस बैटरी कार के थ्रू जाना चाहते हैं तो 354 रुपये पर पर्सन का किराया रहता है। एंड अगर आप भवन से अर्धकुंवारी तक वापस आना चाहते हैं तो आपका 236 रुपये पर पर्सन का किराया लगता है इस बैटरी कार के थ्रू। दोस्तों उसके बाद मैं आगे चलता गया और जैसे मैं माता वैष्णो देवी भवन के पास पहुंचा तो मुझे यहाँ पर बेड शॉप की दुकानें देखने को मिली जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अब माता रानी जी के भवन के पास पहुंचकर वहाँ पर आपको नहाने की सुविधा भी मिल जाती है और फ्री लॉकर रूम भी बने हुए हैं जहाँ पर आप फ्री में अपने लगेज को लॉकर रूम में रख सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी। मंदिर के आसपास में काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं। आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद अपने भोजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने लॉकर रूम में अपना सामान रख दीजिए। एंड इसमें आपकी लेदर बेल्ट, पर्स, फ़ोन एंड स्मार्ट वॉच भी यहीं पर आपको रखकर आगे दर्शन के लिए जाना होगा।
जैसे ही चेकिंग होती है तो अंदर स्काई वॉक का एक नया रास्ता बनाया गया है और इस स्काई वॉक के रास्ते के बनने के बाद आपको काफ़ी सुविधा हो जाती है। आपको चढ़ाई करके रास्ते पे जाना नहीं होता, फ्लैट रास्ता होता है तो आपको इजीली पूरे रास्ते आप चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा थक जाएंगे और आपको थोड़ा फ्लैट रास्ता मिलता है तो आपकी थकावट थोड़ी कम होती है और आपको चढ़ाई नहीं करनी पड़ती। जैसे ही आप मंदिर के अंदर वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर सरस्वती जी की और काली जी के भी दर्शन होते हैं, जिन्हें 3 पिंडी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद, अपनी मनोकामना मांगने के बाद और माता रानी जी के आगे अपना माथा टेकने के बाद वापस बाहर आ जाएंगे। अगर मंदिर में काफ़ी भीड़ है तो आपको 2 से ढाई घंटे में दर्शन हो जाएंगे, अदरवाइज आपको 1 से 1.5 घंटे में ही आराम से दर्शन हो जाते हैं। एंड दोस्तों, अब मंदिर में दर्शन करने के बाद आप उस रात वहाँ पर ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होटल एंड डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है, जिसे आप पहले ही ऑनलाइन बुक कर ज़रूर आएँ, बिकॉज 1-1 महीने पहले ही यहाँ पर चीज़ें बुक रहती हैं एंड ये ऑप्शन भी नहीं बचता है। एंड दोस्तों, अगर आपका प्लान सडनली बना है और अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, तो आप इस भोजनालय के साइड में बने इस फ्री अकोमोडेशन वाले रास्ते पर चलकर नीचे से ब्लैंकेट भी ले सकते हैं, जिसके प्राइस 100 रुपये पर ब्लैंकेट के रहते हैं। एंड आपको ब्लैंकेट वापस करने के बाद उसी तरह से वापस पैसे मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एंड इन ब्लैंकेट को लेकर आप बाहर कहीं भी बैठ सकते हैं या फिर अपने लेटने की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले मैं रोपवे की लाइन में लग गया। ये रोपवे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है, जो कि भैरव मंदिर तक जाती है और वहाँ से आपको वापस भवन तक ड्रॉप कर देती है। इसकी टिकट 100 रुपये पर पर्सन की रहती है, लेकिन अगर आपको लाइन में लगना है तो यहाँ पर 6 बजे से सुबह लाइन शुरू हो जाती है। मैं सुबह 7:30 बजे लाइन में लगा था तो मेरा नंबर 8:30 बजे तक आ गया था। आप इसकी टिकट ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जिसे आप 15 से 20 दिन पहले ही बुक कर आएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। एंड या तो आप ऑफलाइन अर्ली मॉर्निंग लाइन में लगकर इस तरह से टिकट ले सकते हैं। सुबह 6 बजे से लाइन शुरू हो जाती है। एंड दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आपकी फैमिली के हर एक मेंबर को इस लाइन में लगना होता है, बिकॉज हर एक मेंबर को पर्सनली यहाँ पर जाकर टिकट लेनी होती है। लेकिन सीजन टाइम में भीड़ होने की वजह से टाइम थोड़ा और भी ज़्यादा लग सकता है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे आप ट्रैक करके भी ऊपर भैरव बाबा टेम्पल तक जा सकते हैं या फिर आप पोनी एंड पालकी के थ्रू भी ऊपर तक जा सकते हैं। और ऊपर भैरव बाबा टेम्पल के बाहर से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद काउंटर देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको 50 रुपये में प्रसाद मिल जाता है। एंड शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के लिए यहाँ से सामान ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद मैं लाइन में लग गया। भीड़ कम होने की वजह से मुझे 15 से 20 मिनट में यहाँ पर भी दर्शन हो गए। भीड़ होगी तो आपको यहाँ पर लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता है दर्शन करने में। दर्शन करने के बाद लोग इस जगह पर बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं, जो कि आपको यहाँ से व्यू भी देखने को मिलेगा और आसपास की वैलीज के नज़ारे देखकर फोटो खींचते हैं। दोस्तों, मौसम खराब होने और बारिश होने की वजह से मुझे जल्दी वापस रोपवे के लिए जाना पड़ा, बिकॉज बारिश होने पर या फिर मौसम खराब होने पर रोपवे की सुविधा बंद कर दी जाती है। और रोपवे से वापस भवन में उसी टिकट के थ्रू पहुंच गया। भवन पर पहुंचने के बाद में पैदल आराम से 4 से 5 घंटे में वापस बाणगंगा गेट पर पहुंच गया। दोस्तों, अगर आप वहां से बैटरी कार के थ्रू आना चाहते हैं तो बैटरी कार की प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 236 लगते हैं और ये आपको अर्धकुंवारी तक ड्रॉप कर देती है। और पोनी और पालकी की सुविधा भी आपको यहाँ से मिल जाती है, जिनके थ्रू आप नीचे तक जा सकते हैं। जब मैं दोपहर को बाणगंगा गेट पर पहुंचा तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले अपना RFID कार्ड सबमिट करा। एंड अपना कार्ड सबमिट करने के बाद 1 किलोमीटर का और ट्रैक करके मैं अपने होटल में वापस पहुंच गया। वैसे दोस्तों, बाणगंगा गेट से अगर आप ऑटो के थ्रू आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इन ऑटो का किराया 260 रुपये रहता है। ये आपको कटरा तक ड्रॉप कर देते हैं एंड कटरा बस स्टैंड के पास आपको यहाँ पर ये ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैष्णो देवी धाम से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। एंड दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू यात्रा करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हेलीकॉप्टर से पूरी यात्रा करना चाहते हैं तो जिनमें एक तरफ के प्राइस 2100 रुपये पर पर्सन के रहते हैं और राउंड ट्रिप के 4200 रुपये पर पर्सन के रहते हैं। एंड दोस्तों, आप इन हेलीकॉप्टर की टिकट को ऑनलाइन ही बुक करा कर आए, बिकॉज आपको आसानी रहेगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर इसकी टिकट भी बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने का सही समय कौन सा रहेगा, तो दोस्तों वैसे तो आप साल भर किसी भी टाइम यहाँ पर यात्रा करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ के समय में यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं और कम भीड़ में यात्रा करना चाहते हैं
तो आप शारदीय नवरात्रि के बाद से दिसंबर लास्ट के टाइम तक आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। और आप इस यात्रा को करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लेकर आएँ, बिकॉज आप इस यात्रा को 1 से 2 दिन में अच्छे से पूरी कर सकते हैं। एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक का खर्चा आएगा, जिसमें मैंने आपका कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड इसमें मैंने आपका होटल का, खाने पीने का और यात्रा के दौरान खाने पीने का एंड प्रसाद के खर्चे को इंक्लूड किया है। इसमें मैंने आपको किसी भी तरह की पोनी, पालकी, बैटरी कार एंड रोपवे की टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से वैष्णो देवी धाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिटेल्स में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। जय माता दी दोस्तों। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।